हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। दोस्तों, एज यू ऑल नो, अपने फाइनेंशियल रेगुलेशंस बुक का चैप्टर नंबर 5 जो है बजटरी कंट्रोल एंड रीअप्रोप्रिएशन के बारे में चर्चा कर रहे थे, राइट। तो फ्रेंड्स, इसमें अपनों ने रूल नंबर 113 तक कल डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। और ये टॉपिक है दोस्तों वॉचिंग एक्सपेंडिचर अगेंस्ट अलॉटमेंट। और दोस्तों, इस टॉपिक से भी क्या है, एसएएस के प्रीवियस एग्जामिनेशंस में सवाल पूछे जा चुके हैं, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों पैरा नंबर 112 में हमने पढ़ा था कि जो प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक्सपेंडिचर को वॉच करना है अलॉटमेंट के अगेंस्ट में, वो दोस्तों जिसको फंड अलॉट होता है, राइट, जिस अथॉरिटी को, जिस ऑफिसर को फंड अलॉट होगा दोस्तों, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, उसी की है कि वो एक्सपेंडिचर को क्या है, वॉच करे, राइट। इसके बाद दोस्तों उसी के अंदर अपनों ने और पढ़ा कि पीसीडी सीडीए भी क्या है, टाइम टू टाइम क्या है, रिपोर्ट्स क्या है, रेंडर करते रहते हैं अलॉटीज़ को, राइट। कितना फंड जो है एक्सपेंडिचर हो गया, कितना बचा है, यस और नो। इसके बाद दोस्तों 13 नंबर पैरा के अंदर अपनों ने पढ़ा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांचेस है आर्मड फोर्सेस हेडक्वार्टर की और एमओडी फाइनेंस की, राइट, वो भी क्या है दोस्तों, उनको इनेबल करने के लिए कि भी एक्सपेंडिचर को वो वॉच करे अलॉटमेंट के लिए, तो ईडीपी सेंटर जो सीजीडी न्यू दिल्ली है वो भी उनको क्या है, कंपाइल, जो ऑल इंडिया कंपाइलेशन से क्या है दोस्तों, टाइम टू टाइम क्या है, रिपोर्ट भेजता रहता है। और वो भी क्या है, जिस मंथ को डेटा ख़त्म होंगे, जिस डेट के डेटा होंगे, उससे नेक्स्ट मंथ के तीसरे वीक तक क्या है, सारे जो डेटाज हैं उनके पास चले जाएंगे, राइट। तो यही बोला था, टू इनेबल द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांचेज ऑफ द आर्मड फोर्सेस हेडक्वार्टर, उनको इनेबल करने के लिए उनको क्या है, पता लग जाए, राइट। इनेबल करना मतलब उनको पता लग जाए क्या क्या डेटाज हैं आर्मड फोर्सेस हेडक्वार्टर और एमओडी फाइनेंस का, कि भैया कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो क्या है दोस्तों, सीजीडीए न्यू दिल्ली जो है, इसका ईडीपी सेंटर जो है रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट जो है कंपाइल्ड एक्चुअल्स के, तो वो उनको क्या है, टाइम टू टाइम भेजते रहते हैं, यस और नो। तो देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं आज अपने 114 नंबर पैरा पे, जो नवंबर 2007 के अंदर प्रीवियस एसएएस के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, राइट। द पीसीडी सीडीए आर ऑल्सो इंटरेस्टेड विद द ड्यूटी ऑफ कीपिंग अ वॉच ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एक्सपेंडिचर अगेंस्ट सैंक्शनड अलॉटमेंट। दोस्तों पीसीडी सीडीए भी क्या है, उनको भी क्या है, ड्यूटी दे दी गई। 112 में क्या बोला, जिसको फंड अलॉट हुआ है उसकी ड्यूटी है, राइट। 114 में क्या बोल रहा दोस्तों, पीसीडी सीडीए की भी ड्यूटी है कि उनको भी इंटरेस्ट किया गया ड्यूटी से कि भैया वो क्या वॉच करे, कीपिंग ए वॉच ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एक्सपेंडिचर, जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उसकी प्रोग्रेस को क्या है, वॉच करे, और जितना अलॉटमेंट हुआ है, सैंक्शनड अलॉटमेंट है हुआ है, राइट। एंड टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द अलॉटीज एंड द इमीडिएट हायर अथॉरिटीज़ cases in which the progress of expenditure is in opinion of the accounts authorities abnormally heavy or unusually low। और दोस्तों उनको क्या करना है, ध्यान रखना है प्रोग्रेस ऑफ एक्सपेंडिचर का, और नोटिस में कब लाना है, अलॉटीज़ के, जिसने फंड अलॉट किया है, और उनके हायर अथॉरिटीज़ को कब लाना है दोस्तों, कि जब उनके ओपिनियन में ऐसा लगे कि जो एक्सपेंडिचर हो रहा है या तो वो एकदम से इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, या दोस्तों वो एकदम से डिक्रीज़ हो गया। मान लो 100 रुपये किसी को अलॉट किए गए थे, ठीक है, फंड अलॉटमेंट था 100 रुपये, राइट। तो देख रहे हैं दोस्तों, मान लो सितंबर में, मान लो सितंबर चला गया, ठीक है, अक्टूबर चला गया, नवंबर चला गया, दिसंबर चला गया, और दोस्तों जनवरी आया, जैसे ही इन 4 महीने में कोई एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, जैसे ही जनवरी आया दोस्तों 90 रुपये खर्च हो गए, राइट। तो आप पूछ सकते हो भैया इन 4 महीनों में आपने क्यों नहीं खर्च किया, राइट। ऑडिट कैन रेज द ऑब्जेक्शंस। तो यही चीज़ है। या दोस्तों यूजुअली लो, जैसे सितंबर में था, जैसे 10 रुपये खर्च कर दिए, फिर 5 रुपये खर्च कर दिए, फिर 2 रुपये, फिर 1 रुपया, ठीक है, किसी मंथ किया ही नहीं। तो ये भी पूछ सकते हो कि एकदम अगर आपके पास फंड अलॉटमेंट है, आपने डिमांड फॉर ग्रांट दी थी, आपको फंड अलॉट हुआ है, तो उसका यूटिलाइजेशन कीजिए, राइट। अगर यूटिलाइजेशन नहीं है तो उस फंड को सरेंडर कीजिए, राइट। तो ये दोनों बातें इसके अंदर बोली गई है। नेक्स्ट चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाउ एवर द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कंट्रोलिंग एन अलॉटमेंट एंड नॉट द पीसीडी सीडीए। दोस्तों जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो क्या करती है, कंट्रोल करती है अलॉटमेंट को, पीसीडी सीडीए कंट्रोल नहीं करता, राइट। फिर भी दोस्तों क्या है, द हाउ एवर द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कंट्रोलिंग एन अलॉटमेंट नॉट द पीसीडी सीडीए इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल, राइट, फॉर द कंट्रोल ऑफ द एक्सपेंडिचर अगेंस्ट अलॉटमेंट whenever cases of abnormally heavy or unusually low expenditure are brought to the notice of the controlling authorities, they will take immediate action as indicated below। तो क्या बोल रहा है दोस्तों कि however फिर भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है कंट्रोल कर रही है अलॉटमेंट को, राइट, नॉट पीसीडी सीडीए, राइट। इसलिए दोस्तों जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है कि भी कंट्रोल करे एक्सपेंडिचर को जितना अलॉटमेंट हुआ है,
ठीक है। बट यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है, वेन एवर केसेज ऑफ एबनॉर्मली हैवी और अनयूजली लो, ये दोस्तों कौन देखेगा, PCDCDA। प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेकिन दोस्तों एबनॉर्मली हैवी और अनयूजली लो जो है वो PCDCDA ने नोटिस किया, ठीक है। और ये दोस्तों नोटिस क्या है, ये कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ के क्या है, संज्ञान में लाया गया, तो वो क्या करेंगे, फिर इमीडिएट एक्शन लेगी। और कौन सा एक्शन लेगी दोस्तों, वो इसके अंदर बताया गया है। देखिए 1 नंबर के अंदर क्या है, वेयर एक्सपेंडिचर इन द पास्ट हैज़ बीन हैवी। दोस्तों जब भी पास्ट के अंदर, भूतकाल के अंदर जब भी एक्सपेंडिचर हैवी होगा, राइट, दे शुड रेगुलेट देयर फ्यूचर एक्सपेंडिचर। दे मतलब कौन है, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वो क्या करेंगे, अपने फ्यूचर जो एक्सपेंडिचर है उसको रेगुलेट करेंगे। अब दोस्तों रेगुलेट का मतलब समझ में आ रहा है आपको, कम ज़्यादा, राइट। मैंने सिलेंडर का एग्जांपल दिया था आपको, सो एज टू बी विद इन द अलॉटमेंट। दोस्तों रेगुलेट कर देंगे फ्यूचर के एक्सपेंडिचर को, ताकि उनका जो है एक्सपेंडिचर जो है वो अलॉटमेंट के अंदर रहे, जितना उनको अलॉट हुआ है, जितना वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर जो है अलॉटमेंट के अंदर रहे, राइट। 1 नंबर बात। और अगर दोस्तों ज़्यादा होता भी है तो क्या करेंगे, वो ऑब्टेन फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज़ एडिशनल अलॉटमेंट। दोस्तों हायर अथॉरिटीज़ से क्या है, एडिशनल अलॉटमेंट की डिमांड करेंगे। और डिमांड करेंगे दोस्तों जब, क्या एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनिंग द फुल रीजंस फॉर द आस्किंग एन एडिशनल अलॉटमेंट। और दोस्तों जब भी एडिशनल अलॉटमेंट की डिमांड की जाएगी, सारे रीजंस जो हैं एडिशनल अलॉटमेंट को जो वांट करना चाहता है, वो लेना चाहता है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेंगे। द रीजंस शुड बी एक्सप्लेन्ड वाइल वी आर डिमांडिंग फॉर द एडिशनल अलॉटमेंट। यस और इजी बात है। नेक्स्ट चलिए देखिए, तो वेयर एडिशनल अलॉटमेंट इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पर भी एडिशनल अलॉटमेंट रिक्वायर्ड है और पैसा चाहिए, एक्शन टू ऑब्टेन इट शुड बी टेकन सफिशिएंटली अर्ली इन ऑर्डर टू अवॉइड डिले इन द सेटलमेंट ऑफ द क्लेम्स। उस केस में दोस्तों क्या करते हैं, इट शुड बी टेकन सफिशिएंटली अर्ली। तो दोस्तों ये जो एडिशनल अलॉटमेंट आपको चाहिए, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में क्या है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, सारे रीजंस एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। तो वो दोस्तों एक्शन जो लोगे आप, वो क्या है, टेकन सफिशिएंटली अर्ली, उनको क्या जल्द से जल्द लो उसको, ठीक है। इन अवॉइड टू डिले, राइट, क्या चीज़ अवॉइड करने के लिए, इन द सेटलमेंट ऑफ द क्लेम्स। दोस्तों सेटलमेंट है जो क्लेम्स का, उसको वो उस पर डिले ना हो जाए, इसलिए आपको क्या करना है, जल्द से जल्द वो एडिशनल अलॉटमेंट लेना है। येस और नो, एस PCDCDA मे हैव टू रिफ्यूज़ पेमेंट्स इन एक्सेस ऑफ द सैंक्शंड अलॉटमेंट। और दोस्तों PCDCDA मे हैव मतलब वो कर सकते हैं, अस्वीकार क्या है, वो जो कर सकते हैं एडिशनल अलॉटमेंट जो भी आया है। इसलिए आपको दोस्तों जल्द से जल्द जो क्या है, सेटलमेंट जो है हो जाए, इसलिए जल्द से जल्द आपको रिपोर्ट देनी है एडिशनल अलॉटमेंट की, जो भी आपने डिमांड करी है, राइट। जैसे दोस्तों आपको पता है फाइनेंशियल ईयर जैसे 31 मार्च को ख़त्म होगा, उसके बाद दोस्तों क्या सेटलमेंट जो है वो अकाउंट जो है धीरे धीरे RBI नागपुर के अंदर जो है वो क्लोज होने लग जाते हैं, ठीक है। तो आपको दोस्तों जल्द से जल्द एडिशनल अलॉटमेंट लेना है और जल्द से जल्द उसका क्लेम जो है सेटलमेंट के लिए भेजना है। यस और नो। और दोस्तों PCDCDA के पास पावर भी है, वो क्या रिफ्यूज़ कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं एक्सप्लेन करने हैं, फुल रीजंस जिसके लिए आपको अलॉटमेंट चाहिए। यस और नो। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट 115 नंबर देखिए दोस्तों, वेयर एडिशनल अलॉटमेंट इज आस्क्ड फॉर। जब भी एडिशनल अलॉटमेंट की आस्क करी जाती है, डिमांड करी जाती है, द अथॉरिटीज़ कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन दिस एडिशनल अलॉटमेंट विल डू सो ईदर फ्रॉम द रिजर्व हेल्ड बाय देम और फ्रॉम द सरेंडर्स रिपोर्टेड टू देम। तो दोस्तों जब भी एडिशनल अलॉटमेंट की डिमांड करी जाती है, तो अथॉरिटीज़ जो उस एक्सपेंडिचर को, जो उस एडिशनल अलॉटमेंट को कॉम्पिटेंट है सैंक्शन करने के लिए, वो क्या करेगी दोस्तों, उसको सैंक्शन कर देगी। या तो उनके पास कुछ भी रिज़र्व अमाउंट रखा होगा, उसमें से फंड रिलीज़ कर देगी, या दोस्तों कोई अदर अमाउंट जो उनको सरेंडर हुआ है, ठीक है, या तो दोस्तों रिज़र्व से कर देगी, या कोई अमाउंट उनको सरेंडर हुआ है। सरेंडर का मतलब है किसी को 100 रुपये दिए थे, उसने 50 ही खर्च किए, तो उसने क्या है 50 वापस कर दिए, ठीक है, तो उसमें से दे सकता है। यस और नो, इजी बात है। आगे चलिए फ्रेंड्स, इन केसेस वेयर द रिजर्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द पर्पस एंड नो सरेंडर्स हैव बीन रिपोर्टेड टू देम बाय द लोअर अथॉरिटीज़। दोस्तों कई बार ऐसा केस हो जाता है कि या तो रिजर्व नहीं है, ठीक है, रिजर्व उनके पास फंड अवेलेबल नहीं है, और दोस्तों कोई भी सरेंडर्स भी उनके पास रिपोर्ट नहीं हुआ, किनके द्वारा, लोअर अथॉरिटी के द्वारा। उस केस में क्या होगा, द एडिशनल अलॉटमेंट मे बी सैंक्शनड विद द कंकरेंस ऑफ द PCDCDA कंसर्न इन एंटिसिपेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द फंड्स। तो उस केस में दोस्तों क्या होगा, एडिशनल अलॉटमेंट जो है वो सैंक्शन किया जा सकता है, ठीक है। कंकरेंस किसकी लेनी पड़ेगी आपको, PCDCDA की। और दोस्तों क्या एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि हाँ प्रोविजन जो है फंड्स के हैं,
येस और नो, मतलब वो एंटिसिपेट करके आप प्रोविज़न आ जाएंगे फंड्स के, पीसीडी सीडीए के साथ कंकरेंस लेके एडिशनल अलॉटमेंट को सैंक्शन करवा सकते हो, राइट। ऑल सच सैंक्शन शुड बी रिपोर्टेड टू देयर नेक्स्ट हायर अथॉरिटीज़। और दोस्तों जो भी सैंक्शंस आएगी ये नेक्स्ट हायर अथॉरिटीज़ को तो क्या है, इंटीमेट कर ही जाएगी। येस और नो, व्हेन एडिशनल अलॉटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सैंक्शनड बाय द आर्मड फोर्सेस हेडक्वार्टर, सच सैंक्शंस शुड इशू विद द कंकरेंस ऑफ द एमओडी फाइनेंस। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से सवाल पूछ सकता है। ये बोल देगा कि जब भी एडिशनल अलॉटमेंट की रिक्वायरमेंट है किसी भी फॉर्मेशंस को, किसी भी यूनिट को, कहीं पे भी, और दोस्तों उस एक्सपेंडिचर को, उस अलॉटमेंट को, उस एडिशनल अलॉटमेंट को सैंक्शन करने की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो है दोस्तों आर्मड फोर्सेस हेडक्वार्टर, ठीक है, आर्मड फोर्सेस हेडक्वार्टर AFHQ, राइट। और दोस्तों उस केस में क्या है, सच सैंक्शंस जो आर्मड फोर्सेस हेडक्वार्टर के तो लोग करेंगे ही, लेकिन दोस्तों उनको क्या है, कॉन्करेंस करनी पड़ेगी, कॉन्करेंस करनी पड़ेगी किसकी दोस्तों, एमओडी फाइनेंस की, ठीक है। अपने आप से क्या है फ्रेंड्स, वो नहीं कर सकते सैंक्शंस, एमओडी फाइनेंस की उनको कॉन्करेंस लेनी पड़ेगी। येस और नो, आगे चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिए फ्रेंड्स क्या है, एप्लीकेशंस फॉर एडिशनल अलॉटमेंट एंड रिपोर्ट्स ऑफ सरेंडर्स रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू द सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ शुड बी राउटेड थ्रू द PCD-CD। और दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन है या तो एडिशनल अलॉटमेंट की या दोस्तों रिपोर्ट्स ऑफ सरेंडर, जो भी कोई पैसा अगर सरेंडर करना चाहता है वो दोस्तों सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ के पास तो जाएंगी, लेकिन दोस्तों राउट किससे होगी, वो PCD-CD से। येस और नो। अब दोस्तों सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ की बात है तो ये कोई फिक्स नहीं है कि ये मैं पर्टिकुलर आपको नाम बता दूं कि ये सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ है, राइट। जैसे दोस्तों PCD-CD हैं, ये अलग अलग डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल के अलग अलग डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल के अलग अलग दोस्तों रीजनल कंट्रोलर्स हैं। उसी प्रकार से दोस्तों किसी भी पर्टिकुलर रीजन के लिए वहाँ की सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ अलग हो सकती है। येस और नो, ये दोस्तों हो गए आर्मी की साइड कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़, ये होगी दोस्तों हमारे DAD की साइड के लोग, मतलब दोनों जो क्या है दोस्तों पैरेलल वर्क करते हैं। येस और नो, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ MES एक्सपेंडिचर। दोस्तों MES का जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो PCD-CD से राउट नहीं होगा, राइट। एक बार दोस्तों पहले भी अपनों ने पढ़ा था कि भी MES का जो डेटा जो है वो PCD-CD से ना जाके दोस्तों उनके कमांड हेडक्वार्टर से क्या है सीधा चला जाएगा अपने उसके ENC ब्रांच ऑफ द ENC ब्रांच जो भी है अपने आर्मड फोर्सेस के अंदर, आर्मी की ENC ब्रांच के अंदर। येस और नो, इंजीनियरिंग इन चीफ ब्रांच के अंदर, जो सेंट्रली कंट्रोल हेड है, लोकली कंट्रोल हेड के अंदर बजट एस्टिमेट जो अपने पढ़ रहे थे उस चैप्टर में अपनों ने पढ़ा था। इन द केस ऑफ द लेटर दोस्तों MES एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहे हैं, सच एप्लीकेशंस एंड रिपोर्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी राइटेड थ्रू द PCD-CD। सेम बात बोल दी कि भैया PCD-CD का क्या है, कोई रोल नहीं है एप्लीकेशन और रिपोर्ट में, राइट, कि वो PCD-CD से राउट होके जाए। येस और नो, ये दोस्तों 115 नंबर पैरा कंप्लीट हुआ। और दोस्तों वॉचिंग एक्सपेंडिचर अगेंस्ट अलॉटमेंट जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसके अंदर दोस्तों 112 से लेके 115 तक क्या है विभिन्न टाइप की बातें बताई गई थी कि एक्सपेंडिचर को कैसे दोस्तों आप कंट्रोल कर सकते हो, PCD-CD की क्या जिम्मेदारी है, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ की क्या जिम्मेदारी है, राइट। और दोस्तों लास्ट के अंदर अपनों ने क्या पढ़ लिया कि MES से रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो PCD-CD से राउट नहीं होगा। येस और नो। अब देखिए दोस्तों आगे क्या दिया गया है, रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, दोस्तों रीअप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, फंड्स का मतलब तो आपको सबको पता है, ठीक है। फंड का मतलब क्या है दोस्तों, पैसा। रीअप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है दोस्तों, उसको दोबारा रीअप्रोप्रिएट कराना, मतलब ट्रांसफ़र से रिलेटेड कुछ बातें हैं। येस और नो। अप्रोप्रिएट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, किसी भी एक पर्टिकुलर कोड हेड के अंदर, किसी एक पर्टिकुलर ग्रांट के अंदर फंड को अलॉट करना, राइट। अप्रोप्रिएशन दोस्तों जो बिल बना था, येस और नो, अप्रोप्रिएशन जो एक्ट बना था। रीअप्रोप्रिएशन करना मतलब उसको दोबारा क्या है, ट्रांसफ़र करना। तो देखिए दोस्तों फ्रेंड्स क्या है, रीअप्रोप्रिएशन विच इम्प्लाइज द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन टू अनदर सच यूनिट विद इन अ ग्रांट। रीअप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, विच इम्प्लाइज ट्रांसफ़र करना है फंड्स को एक प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन से दूसरी सच अनदर सच यूनिट विद इन ए ग्रांट, एक पर्टिकुलर ग्रांट के अंदर, राइट। दोस्तों मैंने मान लो कोई भी मेरे पास कोई भी X ग्रांट है, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों A आइटम है, B आइटम है, C आइटम है। येस और नो। इसके अंदर दोस्तों A आइटम की जो सेविंग है मैं B के एक्सेस एक्सपेंडिचर को मैच करने के लिए क्या है, रीअप्रोप्रिएशन कर सकता हूँ, ठीक है। दोस्तों ग्रांट तो सेम ही है ना, ये इसके अंदर जो अलग अलग आइटम्स है जिन पे खर्चा होना था वो अलग अलग थे, राइट, लेकिन ग्रांट सेम है। तो ये पहली बात बोल दी कि ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स फ्रॉम वन प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन टू अनदर सच यूनिट विद इन अ ग्रांट,
ठीक है भैया। कैन बी सैंक्शनड, अब दोस्तों यहाँ से पढ़िए, रीअप्रोप्रिएशन कैन बी सैंक्शनड अंडर फॉर्मल ऑर्डर्स ऑफ ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो दोस्तों जो फॉर्मल ऑर्डर होंगे, राइट, ऑफिशियल जो ऑर्डर होंगे दोस्तों, उनके द्वारा क्या है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर सैंक्शन कर देती है रीअप्रोप्रिएशन को, तो तभी वो किया जा सकता है, राइट। ओनली व्हेन इट इज़ नॉन और एंटीसिपेटेड दैट, और दोस्तों रीअप्रोप्रिएशन कब किया जाएगा, जब भी आपको पता हो, आपको जानकारी हो, आपने पूर्वानुमान लगा लिया हो। एंटीसिपेटेड का मतलब है पूर्वानुमान, ठीक है, तभी आप कर सकते हो दोस्तों, जब आपने पूर्वानुमान लगा लिया हो। दैट द एप्रोप्रिएशन फॉर द यूनिट फ्रॉम विच फंड्स आर टू बी डाइवर्टेड विल नॉट बी यूटिलाइज इन फुल। दोस्तों इस केस में कर सकते हो आप, जब आप पूर्वानुमान लगा लो, जब आपको पता चल जाए कि किसी पर्टिकुलर यूनिट में, किसी पर्टिकुलर आइटम पे जो आपने फंड डाइवर्ट किया था वो फुल यूटिलाइज नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। मैं से मान लो मैं कर दूं एक्स ग्रांट थी, तो ए के अंदर आपने मान लो 100 रुपये दिए थे, ठीक है, तो आप पूर्वानुमान लगा लो कि यार यहाँ पे तो 70 रुपये ही खर्च होंगे, ठीक है, 30 रुपये इसकी बचत होगी, सेविंग होगी, तो उस केस में कर सकते हो। और दैट सेविंग्स कैन बी अफेक्टेड इन द अप्रोप्रिएशन फॉर दैट यूनिट, और दोस्तों जो सेविंग होगी वो क्या है, इफेक्ट हो सकती है कि उस पर दोस्तों क्या है, अननेसेसरी खर्चा ना आप कर दो, ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट थी वो तो आपने खर्चा कर ही दिया, जो सेविंग बची है दोस्तों उसका मिसयूज़ ना हो जाए, इस केस में भी क्या है, रीअप्रोप्रिएशन कर देते हैं किसी और के एक्सपेंडिचर को मैच करने के लिए, राइट। तो समझ में आई दोस्तों इतनी बातें, आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इन नो केस इट इज़ परमिसिबल टू रीअप्रोप्रिएट फ्रॉम अ यूनिट विद द इंटेंशन ऑफ रिस्टोरिंग द डाइवर्टेड अप्रोप्रिएशन टू दैट यूनिट व्हेन सेविंग्स बिकम अवेलेबल अंडर अदर यूनिट्स इन द ईयर। और दोस्तों क्या है, इसके अंदर आप ऐसा इंटेंशन से रीअप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते। मान लो पहले ए और बी थे, ठीक है, ए से आपने दोस्तों क्या है, रीअप्रोप्रिएशन करके बी के अंदर फंड डाल दिया, इसकी सेविंग्स थी, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर जब रीअप्रोप्रिएशन कर किया तो इसके अंदर भी पूरा फंड जो है वो खर्च नहीं हुआ, तो इसके अंदर भी दोस्तों सेविंग बच गई, राइट। तो उस केस में भी दोस्तों क्या है, आप रीअप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते। एक बार आपने रीअप्रोप्रिएशन कर दिया, उसके अंदर भले ही सेविंग हो, राइट, आप दोस्तों डाइवर्टेड जो अप्रोप्रिएशन किया है, डाइवर्टेड जो अप्रोप्रिएशन है उसको रीस्टोर नहीं कर सकते, मतलब ऑलरेडी डाइवर्टेड है वो, और दोस्तों उसको रीस्टोर नहीं कर सकते जब व्हेन सेविंग्स बिकम अवेलेबल अंडर अदर यूनिट्स इन द ईयर, राइट। मतलब अगर अदर यूनिट्स के अंदर सेविंग है तो भी आप उसको रीअप्रोप्रिएट नहीं करोगे। यस और नो। एनी अलॉटमेंट और रीअप्रोप्रिएशन विद इन अ ग्रांट और अप्रोप्रिएशन में बी ऑथराइज्ड एट एनी टाइम बिफोर बट नॉट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच ग्रांट और अप्रोप्रिएशन रिलेट्स। दोस्तों कोई भी अलॉटमेंट है और कोई भी दोस्तों रीअप्रोप्रिएशन है, कोई भी अलॉटमेंट या रीअप्रोप्रिएशन जो है विद इन अ ग्रांट, कोई भी ग्रांट के अंदर, ग्रांट या कोई अप्रोप्रिएशन में भी ऑथराइज्ड एट एनी टाइम बिफोर। मतलब दोस्तों क्या बोल रहा है, कोई भी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म कब होता है, 31 मार्च से पहले जो है आप कोई भी रीअप्रोप्रिएशन जो है कर सकते हो। 31 मार्च दोस्तों जैसे ही ख़त्म होगा फाइनेंशियल ईयर, जैसे ही क्लोज होगा, कंप्लीट होगा, उसके बाद आप रीअप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते हो। ये और ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि भैया फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया तो कोई भी फंड जो है वो 1 मई को रीअप्रोप्रिएट हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है, जो ट्रांजैक्शन कौन सी है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की है। तो राइट दोस्तों आपको आंसर क्या देना है उसके अंदर कि उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्या है, 31 मार्च तक ये फंड रीअप्रोप्रिएट नहीं हो सकता, राइट। अप्रैल मई दोस्तों 1 महीने बाद जो है उसको रीअप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे। ये सुनो 117 देखिए फ्रेंड्स, पावर्स ऑफ रीअप्रोप्रिएशन आर एक्सरसाइज्ड ओनली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द ऑफिसर्स ऑफ। दोस्तों रीअप्रोप्रिएशन की जो पावर है, एक तो एक्सरसाइज कौन करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो तो करेगी ही। और दोस्तों कौन कौन से ऑफिसर्स हैं, सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ है, कमांड के हेडक्वार्टर्स जो है दोस्तों, इंडिपेंडेंट के एरिया हेडक्वार्टर्स जो हैं, इंडियन एयरफोर्स की कमांड्स दोस्तों, इंडिपेंडेंट स्टेशंस जो हैं वो सारे क्या करते हैं, रीअप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। यस और नो। आगे चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिए फ्रेंड्स 118 नंबर में क्या बोला गया है, एन अथॉरिटी कैन ओनली रीअप्रोप्रिएट इन रेस्पेक्ट ऑफ सेविंग्स अराइजिंग आउट ऑफ अलॉटमेंट्स प्लेस्ड एट हिज डिस्पोजल। दोस्तों कोई भी अथॉरिटी है वो कब रीअप्रोप्रिएट करेगी फंड्स को, जब दोस्तों सेविंग्स जो क्या है अराइजिंग आउट ऑफ अलॉटमेंट, जब दोस्तों अलॉटमेंट होगा जो भी उसमें क्या है सेविंग्स अराइज हो रही है, ठीक है। जब भी सेविंग होगी दोस्तों, जब पैसा अवेलेबल होगा तभी तो आप रीअप्रोप्रिएट करोगे। अगर पैसा अवेलेबल ही नहीं है, सेविंग्स है ही नहीं, तो आप रीअप्रोप्रिएट कैसे करोगे। ये सुनो। दूसरा देखिए फ्रेंड्स, इन रेस्पेक्ट ऑफ डायरेक्ट कंट्रोलिंग ऑफिसर्स ऑफ हेडक्वार्टर्स रेफर्ड टू एट आइटम्स ए टू ई। दोस्तों अभी जो प्रीवियस जो अपनों ने पढ़ा था 117 में अंदर जो अथॉरिटीज़ दी गई थी ए से ई तक, सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी, इंडिपेंडेंट स्टेशंस, कमांड हेडक्वार्टर, उनके बारे में बोल रहा है, ठीक है। उनके रेस्पेक्ट में दोस्तों जो रीअप्रोप्रिएशंस है आर एप्लीकेबल ओनली बिटवीन कंट्रोल हेड्स
फॉलिंग अंडर द सेम सब हेड। दोस्तों क्या है, जो सेम सब हेड होगा, सब हेड जो होगा उसके अंदर जो कंट्रोल हेड होंगे वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो रीअप्रोप्रिएशन कर सकते हैं फंड्स का। यस और नो। अब दोस्तों ये 5 टायर स्ट्रक्चर जो है डिफेंस सर्विसेज का, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला क्या होता है, मेजर हेड, दूसरा है दोस्तों सब मेजर हेड, तीसरा है माइनर हेड, चौथा है दोस्तों सब हेड, पांचवा है डिटेल हेड। ठीक है, इनके दोस्तों कितने डिजिट से डिनोट करते हैं, मेजर हेड को 4 डिजिट से, सब मेजर को 2 डिजिट से, माइनर हेड को दोस्तों 3 से, सब हेड को 2 से, डिटेल हेड को 2 से। इसको दोस्तों याद कैसे करवाए थे, 423 222, 2 और जोड़ दोगे तो दोस्तों ऑब्जेक्ट हेड आ जाएगा, जो कि गवर्नमेंट के अकाउंट्स मेंटेन होते हैं जिसके अंदर, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों फंक्शन, सब फंक्शन, प्रोग्राम, स्कीम, सब स्कीम, राइट। और दोस्तों डिफेंस सर्विसेज के अंदर इस सब स्कीम को क्या है, प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन बोलते हैं, प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन, जिसके अंदर दोस्तों एक्चुअल में क्या है, हलचल होती है चीज़ों के अंदर, फंड्स के अंदर, अलॉटमेंट्स के, प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों क्या बोल दिया, जो अथॉरिटीज़ दी गई थी ए से लेके ई तक, वो क्या है, सेम सब हेड के अंदर। सब हेड दोस्तों कहाँ है, यहाँ पे। तो इसके अंदर अगर कोई हलचल होती है तो वो रीअप्रोप्रिएट कर सकते हैं। यस और नो। इन द केस ऑफ नेवी, पावर्स ऑफ रीअप्रोप्रिएशन बिटवीन डिफरेंट डिटेल्ड हेड। दोस्तों डिटेल्ड हेड ये रहा, ऑफ अ माइनर हेड, माइनर हेड के नीचे आ रहा है, भले बीच में सब हेड हो, एंड बिटवीन माइनर हेड्स। और दोस्तों माइनर हेड जो है फॉलिंग अंडर द सेम सब हेड विल बी एक्सरसाइज्ड बाय द IHQ ऑफ MOD नेवी। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, माइनर हेड का बोल दिया जो सेम सब हेड के अंदर आते हैं, क्योंकि दोस्तों अब ऐसा बोल दिया तो माइनर हेड तो दोस्तों क्या है, सब हेड के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा डाउट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। इस पे जब क्लैरिफिकेशन आ जाएगा, या तो मिसप्रिंट है जो भी है, आप इतना याद कर लीजिए, अगर माइनर हेड के बीच में, अगर माइनर हेड के अंदर कोई भी रीअप्रोप्रिएशन करना है, अब दोस्तों माइनर हेड जो सब हेड के ऊपर है, इसने बोल दिया कि जो सब हेड के नीचे माइनर हेड है। ठीक है, तो अगर आपको ये सब हेड भूल जाओ एक बार, इधर आप ये याद रखो कि माइनर हेड के अंदर आपको रीअप्रोप्रिएशन करना है। माइनर हेड के अंदर दोस्तों अगर आपको माइनर हेड के अंदर अगर आपको रीअप्रोप्रिएशन करना है तो वो इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर जो है MOD नेवी का वो करेगा। ठीक है, पावर्स ऑफ रीअप्रोप्रिएशन बिटवीन डिफरेंट डिटेल हेड ऑफ ए माइनर हेड। और दोस्तों माइनर हेड के अंदर जो क्या है, MOD नेवी करेगा उसको, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर। आगे देखिए दोस्तों, इन द केस ऑफ एयरफोर्स द कंट्रोलिंग ऑफिसर्स एट कमांड्स एंड इंडिपेंडेंट स्टेशंस कैन रीअप्रोप्रिएट बिटवीन डिटेल हेड्स फॉलिंग अंडर द सेम हेड, माइनर हेड अंडर सब हेड D अप टू ए लिमिट ऑफ ₹500 इन ईच केस। दोस्तों एयरफोर्स के केस में क्या होगा, कंट्रोलिंग ऑफिसर जो है कमांड्स के अंदर, अब देखिए दोस्तों एयरफोर्स की जितनी कमांड्स है वहाँ पे कंट्रोलिंग ऑफिसर बैठे होंगे, एंड इंडिपेंडेंट स्टेशंस, दोस्तों एयरफोर्स के कुछ इंडिपेंडेंट स्टेशंस जो हैं कैन रीअप्रोप्रिएट बिटवीन, तो वो लोग दोस्तों क्या है, कौन कौन से हेड्स में रीअप्रोप्रिएशन कर सकते हैं, डिटेल्ड हेड के अंदर। ये रहा डिटेल्ड हेड, फॉलिंग अंडर द सेम माइनर हेड। ठीक है, एक सही बात बोल रहे हैं, अंडर सब हेड D, सब हेड दोस्तों कौन सा है, D, ये रहा सब हेड रहा, अप टू अ लिमिट ऑफ 500 इन केस, ईच केस, दोस्तों 500 रुपये का अगर केस होगा तो वो ये लोग कर सकते हैं। अंडर इंटीमेशन टू CD एयरफोर्स एंड IHQ ऑफ MOD एयरफोर्स। ठीक है, ये अगर करेंगे तो इंटीमेशन किसको देंगे, CD एयरफोर्स को, और इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर MOD के एयर को। यस और नो। पहली बात ये, इन द केस ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर्स एट IHQ ऑफ MOD एयर, इन द केस ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर सेट ऑफ, दोस्तों बोल दिया इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर जो है MOD का एयर का, रीअप्रोप्रिएशन इज परमिसिबल ओनली बिटवीन डिटेल्ड माइनर हेड फॉलिंग अंडर द सेम हेड। अब दोस्तों क्या है, माइनर हेड के अंदर अगर करना है इनको, यहाँ पे फिर बोल दिया सब हेड, तो इसको भूल जाओ आप। ठीक है, तो अब दोस्तों दो चीज़ें आपको याद रखनी, एक तो एयरफोर्स का केस आ गया, अब नेवी का केस आ गया। तो इनके अंदर दोस्तों माइनर हेड के अंदर देखिए, यहाँ पे बोला था माइनर हेड के अंदर रीअप्रोप्रिएशन करना है तो IHQ MOD नेवी करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे भी बोल दिया कि अगर माइनर हेड के अंदर इनको क्या करना है, माइनर हेड के अंदर इनको रीअप्रोप्रिएशन करना है तो कौन करेगा दोस्तों, IHQ ऑफ MOD एयर। यस और नो। आगे चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिए दोस्तों 3 नंबर पॉइंट है। अब दोस्तों ये 7-8 पॉइंट दिए गए हैं रीअप्रोप्रिएशन के, इनसे क्या है डायरेक्ट लाइनों से सवाल पूछे जाएंगे, और दोस्तों इन लाइनों को क्या रटना पड़ेगा, राइट, क्योंकि दोस्तों माइनर डिफरेंस है और थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी है। यस और नो। तो इसलिए दोस्तों जब इसका रिवीजन करेंगे चैप्टर का, अपने ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो उसके अंदर दोस्तों क्या है, इनको छोटा छोटा साफ शॉर्ट नोट्स के अंदर अपने इसको क्या है याद कर लेंगे, राइट, क्योंकि इन लाइनों से क्या है डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे। यस और नो MCQ दोस्तों पूछे जाएंगे, तो इस चैप्टर में ओनली ये रीअप्रोप्रिएशन वाला पार्ट है जहाँ से क्या है MCQ बनेंगे। यस और नो। तीसरा देखिए दोस्तों, द पावर्स ऑफ रीअप्रोप्रिएशन बिटवीन डिफरेंट सब हेड्स
falling under the same head will be confined to the principal staff officers except in the case of MES which are governed by the instructions laid down in the MES regulations। दोस्तों MES का अलग हिसाब किताब है। अगर आपको रीअप्रोप्रिएट करना है सब हेड्स के अंदर, राइट, जो क्या है दोस्तों फॉल कर रहे हैं सेम हेड के अंदर, वो दोस्तों कौन करेगा? प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर। दोस्तों हमने बहुत सारे PSOs पढ़े थे, राइट। डिफेंस सर्विस एस्टीमेट का जब वीडियो देखोगे आपको तो वहाँ पे मिलेगा डिफेंस सर्विस एस्टीमेट का, राइट। तो उसके अंदर दोस्तों क्या है, आपको PDF भी मिल जाएगी उसको ग्रुप के अंदर, राइट। PDF SAS एग्ज़ाम के अंदर PDF भी मिल जाएगी आपको, और वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे अपनों ने पूरे प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर जो हैं, ठीक है, सारे जो रैंक के अधिकारी हैं उनके बारे में चार्ट बना के दोस्तों डिस्कस किया था, याद किया था। यस और नो। नेक्स्ट लिए 4 नंबर पे फुल पावर्स ऑफ रीअप्रोप्रिएशन बिटवीन द सब हेड्स विद इन द माइनर हेड अंडर ईच डिमांड आर वेस्टेड इन द MOD। अब दोस्तों क्या है, फुल पावर्स रीअप्रोप्रिएशन की किसके अंदर? सब हेड के अंदर, जो कि माइनर हेड के अंदर आता है, ठीक है। किसको दे दी दोस्तों? MOD को। एकदम सही बात है। रीअप्रोप्रिएशन बिटवीन डिफरेंट माइनर हेड और इन द केस इन विच मोर देन वन प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर इज कंसर्न्ड विल बी मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब दोस्तों ये साफ सुथरी लाइनें हैं। देखिए पहले बोल दिया सब हेड के अंदर करना है तो MOD, अब दोस्तों माइनर हेड के अंदर करना है तो क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। येस और नो। एक तो ये बोल दिया माइनर हेड के अंदर, दूसरा बोल दिया एक से ज़्यादा प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स की अगर आपको सैंक्शन चाहिए, उनकी कंकरेंस चाहिए, राइट, तो उस केस में भी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके अंदर भाग लेना पड़ेगा। येस और नो। ये हुआ दोस्तों 5 नंबर कंप्लीट। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 6 नंबर क्या है, नो फॉर्मल रीअप्रोप्रिएशन शुड बी कैरिड आउट बाय द कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ एट आर्मड फोर्सेस हेडक्वार्टर। दोस्तों कोई भी रीअप्रोप्रिएशन जो है शुड बी कैरिड आउट बाय द कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ एट आर्मड फोर्सेस हेडक्वार्टर। दोस्तों कोई भी रीअप्रोप्रिएशन, नो फॉर्मल रीअप्रोप्रिएशन आर्मड फोर्सेस हेडक्वार्टर नहीं करता। किन केस में दोस्तों रीअप्रोप्रिएशन वो नहीं करता? इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉर्मल एक्सेसेस अंडर ऑर्डिनरी चार्जेस। दोस्तों कोई भी हेड है, कोई ऑर्डिनरी चार्जेस है उसके अंदर, कोई ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर होगा, उस केस के अंदर अगर दोस्तों उसके अंदर एक्सेस फंड हो जाए तो वो नहीं करेगा, ठीक है। वो सेविंग नहीं है दोस्तों, वो क्या है, एक्सेस हुआ है फंड का, राइट। एज सच एक्सेसेस विल बी टेकन इनटू अकाउंट इन द मॉडिफाइड अप्रोप्रिएशंस, राइट, विच विल बी सैंक्शन बाय द FODS एट द क्लोज ऑफ द ईयर। दोस्तों मॉडिफाइड जो अप्रोप्रिएशन की डेट अपनों ने पढ़ी थी, राइट, बजट एस्टीमेट के अंदर जो पढ़ा था, राइट, वो दोस्तों क्या है, फरवरी मार्च के पास ही होता है, राइट, क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के पास। तो वो क्या मॉडिफाइड अप्रोप्रिएशंस के अंदर क्या उन चीज़ों को ले लिया जाता है, ना कि उनका रीअप्रोप्रिएशन करते हैं, राइट। याद क्या रखना दोस्तों, नॉर्मल एक्सेसेस अंडर ऑर्डिनरी चार्जेस, राइट। अगला देखिए दोस्तों 7 नंबर जो है नवंबर 2007 के एग्जाम में पूछा गया था। रीअप्रोप्रिएशंस आर परमिसिबल ओनली बिटवीन द एक्सपेंडिचर हेड्स। दोस्तों जो एक्सपेंडिचर हेड होंगे उनमें ही क्या रीअप्रोप्रिएशन किया जाएगा, राइट। दोस्तों बहुत सारे जो टाइप के हेड जो हैं, जैसे मेजर हेड की बात करूं, जैसे इसको फर्स्ट डिजिट अगर 0 या 1 है, ठीक है, अगर इससे मेजर हेड स्टार्ट कर रहा है तो ये दोस्तों क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ, ठीक है। यस और नो। अब दोस्तों 2 या 3 है तो ये क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। ये दोस्तों आप अकाउंट कोड के पैरा नंबर 33 में जाके क्या है पढ़ सकते हो। पैरा नंबर 33 जो है अकाउंट कोड का, ठीक है, इसका वीडियो भी दोस्तों देख सकते हो, चैनल पे प्लेलिस्ट है बाकायदा। ये सुनो, तो ये दोस्तों क्या है, कुछ एक्सपेंडिचर के हेड होते हैं, कुछ रिसिप्ट के हेड होते हैं। रिसिप्ट की बात करूँ तो जैसे MRO कोई जमा हो रहा है, राइट, कोई भी दोस्तों आइटम है जिसका ऑक्शन होके मान लो रेवेन्यू जनरेट कर रही है डिफेंस सर्विसेज, तो उन केस में दोस्तों क्या रीअप्रोप्रिएशन नहीं करना आपको। ओनली जो एक्सपेंडिचर हेड होंगे उनका ही रीअप्रोप्रिएशन करना है। यस और नो। दस एक्सेस रिसिप्ट्स एंड रिकवरीज which are required to be accounted for as such cannot be utilized to meet expenditure in excess of the sanctioned grant। तो दोस्तों कोई भी सैंक्शन हो गई ग्रांट, राइट, उसके अंदर पैसा मान लो कम पड़ रहा है, ठीक है, तो जो एक्सपेंडिचर हेड का जो हेड होगा वहीं से रीअप्रोप्रिएट करेंगे, ना कि कोई भी आपके पास रिसिप्ट्स है, कोई भी रिकवरी है, ठीक है, उस केस के अंदर अपने उसको रीअप्रोप्रिएट करेंगे। यस और नो। अगला चलिए तो फ्रेंड्स 8 नंबर, नो रीअप्रोप्रिएशंस आर परमिसिबल बिटवीन फंड्स अलॉटेड फॉर चार्ज आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर एंड वोटेड आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर। अब दोस्तों कुछ चार्ज टाइप के एक्सपेंडिचर है, कुछ वोटेड टाइप के एक्सपेंडिचर है। फ़र्क क्या है दोस्तों, चार्ज टाइप के एक्सपेंडिचर जो है किसी का कोर्ट का जजमेंट आ गया, किसी का डिक्री आ गया, ठीक है, और दोस्तों मान लो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी है, ये सारी क्या है, चार्ज एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो खर्चा दोस्तों आपको करना ही है उस पर आप पार्लियामेंट की वोटिंग नहीं कर सकते। और वोटेड एक्सपेंडिचर का खर्चा कौन सा है दोस्तों, जो भी ग्रांट सेंक्शन होगी, जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्या पैसा निकाला जाएगा एप्रोप्रिएशन बिल, एप्रोप्रिएशन एक्ट के जरिए जिस पे पार्लियामेंट की वोटिंग होगी, वो सारा टाइप का एक्सपेंडिचर क्या है दोस्तों, वो वोटेड एक्सपेंडिचर है। येस और नो।
तो ये हुआ दोस्तों 8 नंबर पॉइंट तक आज अपनों ने कंप्लीट किया। 9वां 10वां 11वां 12वां जितने भी आगे पॉइंट है वो दोस्तों अपने कल मतलब लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। यस और नो। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों इसका रिवीजन करेंगे, राइट। फिर दोस्तों इसके बाद अपने इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है प्रोक्योरमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ स्टोर्स 6 नंबर चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे, राइट। तो इस वीडियो को दोस्तों ये रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, कोई भी डाउट हो तो दोस्तों कमेंट करिए। यस और नो, अपना फीडबैक दोस्तों जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।